हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो आप सबके सामने जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया उत्तराखंड बोर्ड के ऊपर। ठीक है, उत्तराखंड बोर्ड के ऊपर किसके फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर मैं ये वीडियो लेके आया हूं, जिसमें हम चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन तो मैंने आपको पिछली वीडियो में जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें बता दिए थे। आज हम उनके सॉल्यूशन देखेंगे कि उनके मतलब आंसर देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। और ये जो होंगे 2024 से 25 के बैच वाले जो बच्चे हैं जो अब एग्ज़ाम देंगे, है ना, हाफ ईयरली का, बोर्ड का या प्री बोर्ड का, तो उनमें ये क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, अब ये जो वीडियो होगी वो हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही होगी। ठीक है, तो मैंने कोशिश करी है कि मैं दोनों तरीके के बच्चों को इसको दोनों जो तरह के बच्चे उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, यानी दोनों को ये समझ में आ जाए। तो यहाँ पे क्या है, दोनों में ही आपको ये वीडियो मिल जाएगी। जो क्वेश्चन आपको बहुत से क्या है ज़्यादातर इंग्लिश में ही होंगे, मगर उनको हिंदी में समझने में आपको इजी हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स होंगे तो उसमें हिंदी इंग्लिश में कुछ होता नहीं है। ठीक है, डेरिवेशन में भी ज़्यादा इंग्लिश का यूज़ होता नहीं है। ठीक, तो आप लोगों को वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे तो दोनों ही ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं हिंदी मीडियम वाले की हिंदी में बनाइए। तो जहाँ पे मेरे को ज़रूरत होगी कि यहाँ पे हाँ हिंदी में मेरे को लिखना चाहिए, वहाँ पे मैं लिख लूँगा। और जहाँ पे आप मेरे को लगता है कि आप लोगों को इंग्लिश में समझ में आ जाएगा, वहाँ पे आप उसको वैसे ही लिख लेना। ठीक है, बाकी अपनी लैंग्वेज में उसको बना लेना, क्योंकि अलग अलग वीडियो बनाने में उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है आपको। ठीक है, बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए एक ही वीडियो में आप दोनों तरीके के बच्चे जो हैं इसको देख सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पिछले 4 से 5 साल के जो पुराने पेपर्स हैं उनसे ये क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन आपके हर बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक आपके पास क्यूब है। क्यूब मतलब एक क्या है, घन है। ठीक है, घन सबने देखा होगा। क्यूब है जिसके अंदर कितना क्यू चार्ज रखा हुआ है, कितना रखा हुआ है, क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो घन यानी क्यूब की पहले देखो, घन के प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, यानी जो क्यूब है उसकी जो हर सरफेस है उससे कितना फ्लक्स पास होगा आपका। तो आपको पता है क्यूब में कितनी सरफेसेस होती है, 6, है ना, 6 सरफेस होती हैं। तो 6 की 6 सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। ठीक है, आ रहा क्वेश्चन समझ में। अगर मान लो ये जो घन है, क्यूब है, उसमें केवल एक ही सरफेस होती। ठीक है, तो एक ही सरफेस होती तो जितना क्यू मतलब जो आपका फ्लक्स होता वो टोटल पूरा का पूरा उससे पास होता है। अगर मान लो 5 फ्लक्स बना रहा है ये क्यू, यानी इससे 5 फ्लक्स निकल रही हैं। ठीक है, यानी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो 5 इसका आंसर होता। मगर 6 सरफेस हैं, जैसे ये 4 मैंने यहाँ पे बनाई है, ऐसी ऊपर भी होगी नीचे भी होगी, है ना। तो जैसे आपका रूम है, अगर मान लो रूम आपके कमरे के अंदर एक चार्ज रख दिया, ठीक, और उस चार्ज से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी तो कहाँ कहाँ से निकलेंगी, आपके जो ऊपर होगा, है ना, छत जो होगी, या नीचे से, या आगे की दीवार, पीछे की दीवार, है ना, अगल बगल वाली दीवार। तो 6 आपकी सरफेस होती हैं। ठीक है, तो जो टोटल फ्लक्स बनेगा उसको 5 से 6 से क्या कर दोगे आप, डिवाइड कर दोगे। क्या कर दोगे, डिवाइड। तो यानी इसका आंसर जो होगा 1/6 आएगा। यानी अगर पहले एक सरफेस से, मान लो अगर एक ही सरफेस होती है उससे मान लो 60 वेबर फ्लक्स पास हो रहा है, कितना, 60 वेबर। तो एक सरफेस से कितना होगा, 60 को 6 से डिवाइड कर दोगे आप। ठीक है, तो कितना आएगा, 10 वेबर। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा किस तरीके से लिखोगे, देखो सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ है, क्यू रखा हुआ है। ठीक है, तो उसके ईच सरफेस यानी हर सतह से, हिंदी मीडियम वाले यहाँ से ऐसे समझ लेना से, हर सतह से कितना फ्लक्स पास होगा, तो जो टोटल फ्लक्स होगा उसको 6 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, और टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, फ्लक्स का फॉर्मूला क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट को किससे, 6 से डिवाइड कर दिया, तो 1/6 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसने एक सरफेस से पूछा, ये याद रखना। ठीक है, इसलिए हमने 6 से डिवाइड करा। अगर टोटल क्यूब से पूछेगा तो आपका आंसर वही रहेगा, 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका क्या है, स्केच करना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है, किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के लिए। ठीक है, यानी आपको वैद्युत बल रेखाएं बनानी है, किसके लिए, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो आपको पता है जो धनात्मक आवेश होता है ना, उससे जो आपकी वैद्युत बल रेखाएं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो बाहर की तरफ चलती हैं आपकी।
ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो। और जो ऋणात्मक आवेश होता है उससे जो वैद्युत बल रेखा निकलती है वो अंदर की तरफ आती है। कहाँ की तरफ? अंदर की तरफ, ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके का ये डायग्राम आप इसमें बना लेना। ठीक है, तो सिंपल है। तो ये भी देखो क्वेश्चन आया है एग्जाम में, तो आप इसको जरूर याद रखना है। पॉजिटिव से बाहर की तरफ, नेगेटिव में अंदर की तरफ आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। ठीक है, पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसका आंसर वैसे पहले ही बता दिया था आपको कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी त्वरित ऊर्जा होती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो ये भी आपका हो गया। इसके बाद देखते हैं, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको कूलॉम्स लॉ लिखना है और उसकी वेक्टर फॉर्म लिखनी है। कूलॉम्स लॉ लिखना है और उसकी वेक्टर फॉर्म, यानी वेक्टर के रूप में लिखना है कूलॉम्स लॉ को। ठीक, और एक क्वेश्चन और आया है आपका इसमें कि कूलॉम्स लॉ लिखिए। ठीक है, क्या लिखिए? कूलॉम्स लॉ को, आपकी कूलॉम्स लॉ के बारे में लिखना है। ठीक है, ये तो ये दोनों क्वेश्चन आपको मैं एक साथ समझा देता हूँ, यानी कूलॉम्स लॉ को कैसे लिखते हैं। ठीक है, और फिर उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, वेक्टर के रूप में कैसे लिखते हैं। तो ये आपका कूलॉम्स लॉ है। ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ में क्या बोला गया है कि अगर आप कोई दो चार्ज लेते हो, यानी दो आवेश लेते हो, ठीक है, दो चार्ज लेते हो यानी दो आवेश लेते हो। हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले, मतलब हिंदी मीडियम वाले इसको वैसे ही समझ लेना। ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन हिंदी में भी दिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने दो आवेश लिए यानी दो चार्ज लिए, दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस हैं, ठीक है, या एक प्लस है एक माइनस है, तो आपको पता है या तो इसमें क्या होगा? अट्रैक्शन होगा या इसमें रिपल्शन होगा। ठीक है, तो जब भी आप दो चार्ज लेते हो तो उनके बीच जो फोर्स लगता है, जो उनके बीच में फोर्स लगता है वो क्या होता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस चार्ज के, अब वो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। ठीक है, और इस चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो पहली इक्वेशन समझ में आ गई। तो क्योंकि आपको पता है ये दोनों प्लस हैं, तो या तो इनमें क्या होगा? रिपल्शन होगा। क्या होगा? रिपल्शन होगा। ठीक, और अगर ये एक प्लस और एक माइनस होगा तो उसमें अट्रैक्शन होगा, यानी रिपल्शन भी फोर्स है और अट्रैक्शन भी फोर्स है। तो ये जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है? इसकी बीच की जो डिस्टेंस ले रखी हमने R, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या? R जैसे जैसे बढ़ेगा तो फोर्स कम होता रहेगा। ठीक है, अगर आप इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को बढ़ाते रहोगे, दोनों चार्ज को आप अगर आपने दूर दूर रख दिया, ठीक है, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कम लगेगा। तो ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब। ठीक, अब आपने जो ये दो इक्वेशन बनाई है, ये वाली और ये वाली, ठीक, इन दोनों को आपको ऐड करके लिखना है। तो कैसे लिखोगे? इधर फोर्स तो एक इधर लिख दोगे, है ना, और Q1 Q2 को ऊपर लिख दोगे, R स्क्वायर को नीचे लिख दोगे। ठीक है, और जैसे ही आप ये प्रोपोर्शनल का साइन के का समान, के प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती हिंदी वाले में, ठीक है, समानुपाती का साइन हटाओगे तो एक के कांस्टेंट लोगे, के एक नियतांक वैल्यू लोगे के, जो आप यहाँ पे रख दोगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला आ गया। कुछ किया मैंने? ये समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल का साइन था उसको हटाया, एक के कांस्टेंट लिया, ठीक है, और वो के यहाँ पे रख दिया आपका। ठीक है, और इस के की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? इस के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ठीक है, और इस के को हम ऐसे भी लिखते हैं 1/4πε0। ठीक है, तो इतनी वैल्यू होती है इसकी, फिक्स होती है। और ये क्या होती है? फ्री स्पेस, है ना, वैक्यूम में, जिसको क्या बोलते हैं हम, और एयर में। ठीक है, तो इनमें ये वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ठीक है, निर्वात में, ठीक है, निर्वात में भी यही होती है, वायु में भी यही होती है वैल्यू। ठीक है, और फ्री स्पेस यानी मुक्त आपका जो स्पेस होता है, ठीक है, वहाँ पे के की वैल्यू यही होती है। तो के को हम ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, कहीं कहीं आपको के ये दिखेगा, तो कंफ्यूज मत होना कि 1/4πε0 कहाँ से आ गया, वो के की वैल्यू होती है। ठीक है, तो आगे आपको समझ में कूलॉम्स लॉ, तो कूलॉम्स ने यही बोला था, ये यहाँ पे स्टेटमेंट है जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, कि जो फोर्स होगा वो इन दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट मतलब गुणनफल के समानुपाती होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा,
और उनके बीच की दूरी, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये आपका कूलम्ब्स लॉ हो गया। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए यहाँ पे है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसकी डेफिनेशन उतार सकते हो और ये आप यहाँ से उतार लेना। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे देखो मैंने के की वैल्यू रखी है 1/4πε0। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ये, इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे 1/4πε लिखा है और कहीं पे मैंने 1/4πε0 लिखा है। ठीक है, तो ये जो एप्सिलॉन होता है उसी को ε0 लिखा हुआ है, क्योंकि के इक्वल टू होता है ε/ε0। ठीक है, तो वहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, के ε0 आएगा। तो वही मैंने वहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, के ε0 और के की वैल्यू 1 रखेंगे एयर के लिए, तो वही फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये एप्सिलॉन था, उसकी जगह मैंने क्या रख दिया, ये के एप्सिलॉन रख दिया और के की वैल्यू 1 रख दी, तो ये ε0 बन गया। ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है ये। ठीक, तो ये आपका कूलम्ब्स लॉ हो गया। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हो। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। वीडियो को पॉज करके आप इसको, अगर आपको चाहिए तो ये इसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी वेक्टर फॉर्म। तो देखो वेक्टर फॉर्म, ठीक है, वेक्टर रूप जो है इसका वो कैसे लिखेंगे हम। ठीक है, अभी हमने ये फॉर्मूला देखा था, ये फॉर्मूला। ठीक, अभी हमने पीछे देखा था ना, इसकी जगह बस मैंने के लिखा था, इस पूरे का मैंने बताया था ना, के की वैल्यू 1/ε0 होती है। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखते कैसे हैं, तो यहाँ पे भी हम दो चार्ज लेंगे, ए के ले लिया मैंने, ए के ले लिया। ठीक है, अभी ये दोनों ना सेम उसके हैं, किसके, मान लो पॉजिटिव हैं दोनों, क्या हैं, पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस कूलम्ब्स लॉ को लिखूंगा कैसे मैं, अगर 1 वाला, अब आपको पता है ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। तो 1 वाला जब 2 पे फोर्स लगाएगा, 1 वाला जब 2 पे फोर्स लगाएगा तो उसको क्या लिखूंगा मैं, F21, यानी 2 पे कौन लगा रहा है फोर्स, 1 वाला, तो इसको क्या लिखूंगा, F2 पे लग रहा है, कौन लगा रहा है, 1 वाला, तो F21 लिखूंगा। ठीक है, और जब 2 वाला 1 पे फोर्स लगाएगा, क्योंकि आपको पता है दोनों प्लस प्लस है ना, तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, तो उसको लिखूंगा F12। ठीक है, दोनों में समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसको F21 लिखा हुआ है, इसको F12 लिखा हुआ है। तो पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो ये हमने यूनिट वेक्टर लिए, ये कैसे लिया है, जब हम 1 से 2 की डिस्टेंस की तरफ चलेंगे तो उसको लिखेंगे R12 कैप। क्या लिखेंगे, R12 कैप। जब हम 1 से 2 की डिस्टेंस लेंगे तो उसको R12 लिखेंगे, और जब हम 2 से 1 की तरफ डिस्टेंस लेंगे तो R21 लिखेंगे। आपको पता है ना, ये यूनिट वेक्टर क्या दिखाता है, डायरेक्शन शो करता है। क्या करता है, डायरेक्शन। ये यूनिट वेक्टर जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, एकांक जिसको बोलते हैं, एकांक सदिश है ना, एकांक वेक्टर, तो वो क्या बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं ये लोग, दिशा। ठीक है, तो इस तरीके से ये डायग्राम में आपका आया है। जब मैं यहाँ से यहाँ डिस्टेंस लूँगा तो ये लिखूँगा, और जब मैं यहाँ से यहाँ डिस्टेंस लूँगा तो मैं ये लूँगा। ठीक, अब देखो दोनों को फोर्स को कैसे लिखूँगा। तो जब मैं पहला मैंने निकाला F12, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड का मतलब होता है हिंदी में परिमाण, क्या बोलते हैं इसको, परिमाण। ठीक है, तो जब F12 का परिमाण निकालेंगे कि Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगा रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज Q, अच्छा Q1 पे Q2 कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है, वो निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, F12, ये फॉर्मूला ऐसे रखेंगे है ना, और Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक, ऐसी जब 1 2 पे फोर्स लगाएगा तो F21 कैसे निकालेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, तो ये तो अभी हमने कूलम्ब्स लॉ लिखा है। क्या लिखा है, कूलम्ब्स लॉ लिखा है। ठीक है, तो इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी, वेक्टर फॉर्म में ना आप ये यूनिट, आपको पता है ना, मैग्नीट्यूड तो होता है ये वेक्टर में, अब आपको डायरेक्शन भी बतानी है, क्या, डायरेक्शन। ठीक है, तो जैसे ही हम इसमें डायरेक्शन बता देंगे तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो अब जो है पहले लिखा हुआ है ये F12 जो ये फोर्स था, इसमें देखो F12 का है, F12 फोर्स किधर जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है ना, देखो ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, कौन लगा रहा है, ये लगा रहा है 2 वाला। ठीक, तो इसकी डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर जा रहा है आपको, तो ये वाला जा रहा है ना, देखो ये वाला इसी डायरेक्शन में तो है, इसी डायरेक्शन में है, तो इसलिए इसके साथ R21 कैप लेंगे। ठीक है, और जब मैं F21 लिखूंगा,
F21 फोर्स कहाँ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है देखो। तो इस डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर जा रहा है आपका, R12, तो इसके साथ R12 लिख दूंगा। आया समझ में, यही आपकी वेक्टर फॉर्म है, ये क्या है, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो आया होगा, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब मैंने क्या लिखा हुआ है, बाकी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये दोनों देखो अपोजिट डायरेक्शन में ना, ये और ये, तो इनमें से एक को माइनस लिख दिया मैंने। ठीक है, आप किसी को भी माइनस ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने R12 को माइनस में लिख दिया और इसको प्लस में ले लिया। तो जब वैल्यू, ये वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे, यानी R21 की जगह माइनस का ये रखोगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, देखो अगर मैं F12 देखूँ तो इसमें R12 आ रहा है, और F21 देखूँ तो इसमें भी R12 आ रहा है, मगर इसके आगे यहाँ पे माइनस आ गया। माइनस कहाँ से आया, इसकी वजह से। तो यानी ये दोनों फोर्स भी क्या हैं, अपोजिट हैं एक दूसरे से। तो आप ये भी इसमें शो कर सकते हो। ठीक है, न्यूटन का तृतीय नियम है ना, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, तो उसको भी फॉलो करता है ये। तो ये देखो हो गया, तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, मैं बहुत धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप लोग कर लेना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ये न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल देखते हैं इसको। तो इस न्यूमेरिकल में क्या दिए हैं, दो चार्ज दिए हमें, है ना, क्या क्या दिए हैं, दो चार्ज दिए हैं, एक 1.5 दिया है और एक 2.5 दिया है, और उनके बीच की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। और उनके मिड पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे आपके ये दो Q1 Q2 है। ठीक है, आपको माइक्रो कुलाम में दिए थे, हमने इनको कुलाम में कन्वर्ट कर लिया, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर दिया था, है ना। अब 30 सेंटीमीटर तो पूरी डिस्टेंस थी आपकी यहाँ से यहाँ, मगर उसने मिड पॉइंट पे पूछा है, तो इनको हम डिवाइड कर देंगे, 15-15 में टूट जाएंगे। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगी कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। सेंटीमीटर को मैं मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो वो ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻2 बन जाएगा, है ना, ऐसे लिखेंगे ना। और ये 100 को ऊपर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 15 × 10⁻²। ठीक है, ये हो गया आपका। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जो वन वाला यहाँ पे वन वाले की जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो कहाँ की तरफ होगी, बाहर, क्योंकि पॉजिटिव है। और जो 2 वाला होगा उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, बाहर की तरफ, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है। नेगेटिव होता तो अंदर की तरफ। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि जो Q1 यहाँ पे फोर्स लगाएगा वो इस साइड लगाएगा, और जो Q2 यहाँ पे मिड पॉइंट पे जो फोर्स लगाएगा वो इस साइड लगाएगा। ठीक है, तो यानी जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा हमें, वो इन दोनों के डिफरेंस से मिलेगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन हो जा रहे हैं। तो E2 - E1। ठीक है, अब आपको पता है E का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, K, है ना, ये 2 है तो Q2/R², K Q2/R²। ऐसे ही जब हम 1 वाले का फॉर्मूला लिखेंगे तो K Q1/R²। ठीक है, K और R² तो बाहर ले लिया मैंने दोनों का, Q2 - Q1। ठीक, Q2 और Q1 की वैल्यू ऊपर से रख दी, Q2 की वैल्यू थी ये, Q1 की वैल्यू थी ये। ठीक है, K की वैल्यू मैंने आपको अभी बताया था 9 × 10⁻9। R² की वैल्यू क्या है, तो इसको 2 बार लिख दिया, 15 × 15 और 10⁻⁻4, -2 कितना हो गया, -4। यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि अगर आपने किसी चार्ज को हाफ कर दिया, यानी आवेश को आधा कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा किसी पॉइंट पर वो कितना हो जाएगा, तो वो भी आपका आधा हो जाता है। ठीक है, आपको पता है E = होता है 1/4πε0, या K भी लिख सकते हैं, Q/R²। तो जब आप यहाँ पे Q को ही आधा कर दोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। उसके बाद देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपको जो वैद्युत द्विध्रुव होता है ना, वैद्युत द्विध्रुव, उसकी जो अक्षय स्थिति होती है, अक्षय स्थिति यानी मतलब एक्सियल पोजीशन जो होती है, उसके लिए एक फॉर्मूला आता है। जब आप उसकी डेरिवेशन कंप्लीट करते हो ना, तो उसका एक फॉर्मूला आता है। उस फॉर्मूले में जो जो चीज़ें यूज़ हो रही है उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो देखते हैं उसको भी। तो ये फॉर्मूला होता है उसका अक्षय स्थिति में। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है,
अब आपको बताइए ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, वैद्युत द्विध्रुव है, तो एक आवेशी हो गया एक चार्ज हो गया, है ना। दोनों सेम होते हैं मगर साइन अलग अलग होता है दोनों का, ठीक है। क्यू क्यू होगा मगर एक में प्लस होगा एक में माइनस होगा। और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी लेते हैं हम लोग, 2L लेते हैं, है ना। तो L और L, तो ये कितना हो गया 2L, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हम किसी पॉइंट P पे क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला आता है ये। तो इस फॉर्मूले में जो है ना क्या क्या मतलब P क्या आएगी, तो P यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। P का फॉर्मूला क्या होता है, Q, है ना। दोनों में से कोई सा भी एक Q ले लेंगे और उनके बीच की डिस्टेंस, तो बीच की डिस्टेंस कितनी है उनकी, 2L, कितनी है 2L। तो P जो होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। R क्या होता है आपका, R होता है इस डाइपोल के मिड पॉइंट से जिस पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसकी डिस्टेंस होती है, ठीक है। और K तो कांस्टेंट वैल्यू है, E यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यही आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग कर लोगे, बहुत सिंपल सा है। अगला ये न्यूमेरिकल है आपका 9 नंबर का, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिया है आपका, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट, ये डाइपोल मूवमेंट दे रखा है आपको, P दे रखा है, ठीक है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, ठीक। तो आपको निकालना है टॉर्क, और कितना एंगल दे रखा है, थीटा 30 दे रखा है। तो आपको टॉर्क निकालना है यानी बल आघूर्ण निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता है ये होता है, ठीक है। यहाँ पे E की वैल्यू दे रखी है आपको, थीटा दे रखा है, P दे रखा है। तो इस फॉर्मूले में आपको रख देना है बस, टाउ इक्वल टू P की वैल्यू रखनी है आपको कितनी, 4 इंटू 10⁻⁹ इंटू E की वैल्यू रख देनी है आपको 5 इंटू 10⁻⁴, और साइन 30 होता है ना, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो इससे जब क्या होगा, 5 और 4 की मल्टीप्लाई करोगे 20 आएगा, 2 से 20 को काटोगे तो केवल यहाँ पे 10⁻⁵ था, है ना। तो वो 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और 10 को भी एक माइनस कर दिया, 5 से एक पावर कम हो जाएगी तो -4, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे कि आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वैद्युत बल रेखाओं के क्या करने हैं, दो गुण लिखने हैं आप लोगों को, ठीक है। कि वैद्युत बल रेखाओं जो होती हैं उनके 2 गुण यानी 2 प्रॉपर्टी लिखनी है आपको। तो 2 प्रॉपर्टी आपको मिनिमम याद तो होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहली प्रॉपर्टी है आपकी, पहली प्रॉपर्टी है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक, इंटरसेक्ट नहीं करती। इंटरसेक्ट का मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती हैं आपकी प्लस से माइनस की तरफ, ऐसे ऐसे, है ना। तो कभी भी ऐसे नहीं होगा कि इसको ऐसे कट करते हुए जाएगी वो, ठीक। तो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और ये सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे सरफेस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे इससे हमेशा परपेंडिकुलर पास होगी, ठीक है। तो यही मैंने हिंदी में भी यहाँ पर आपको दिए हैं कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, और ये सतह के क्या होती है, हमेशा लंबवत होती है, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत होती है, ठीक है। तो ये सिंपल 2 मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको लिखवाई है। देखो यहाँ पे मैं केवल आपको पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे में यहाँ पे डीपली मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है क्यों नहीं होता है, ठीक। तो केवल पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग कि क्वेश्चन जो है उनके आंसर आपको क्या लिखने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये भी होगा अभी जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट पूछी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, F/Q, क्या होता है F/Q। तो F/Q मतलब न्यूटन पर कुलाम, इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। F हो गया न्यूटन में और Q हो गया कुलाम में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपके पास कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल स्फीयर, यानी वायु में क्या स्थित एक छोटे गोले जिस पर इतना चार्ज है, यानी एक आपका स्फीयर है जिस पे कितना चार्ज है, 0.4 माइक्रो कुलाम, ठीक है। उससे उसके पास में क्या एक दूसरा आपका एक स्फीयर रखा हुआ है जिस पे स्फीयर मतलब गोला रखा हुआ है, ठीक है, जिसके पास 0.8 माइक्रो कुलाम चार्ज है, ठीक है, ठीक। और इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो 0.2 न्यूटन का लग रहा है। कितना लग रहा है, 0.2 न्यूटन का।
ठीक। तो यहाँ पे जो 0.2 न्यूटन है ना, अगर मान लो ये पहला है और ये दूसरा चार्ज है, तो ये इस पे लगा रहा है कितना, 0.2 न्यूटन का लगा रहा है, 0.2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, यानी ये दोनों चार्ज जो हैं वो कितनी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं वो निकालना है आपको। तो यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ लग जाएगा आपका। और दूसरा आपको निकालना है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना फोर्स है, यानी ये वाला इस पर कितना फोर्स निकल लगाएगा वो भी आपको निकालना है। तो दो पार्ट हैं इसके, दोनों पार्ट में देखते हैं क्या होगा इसका। ठीक है। तो ये आपका कूलम्ब्स लॉ वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। ठीक। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये आर की वैल्यू निकालनी है। तो एफ़ आपको दे रखा है 0.2 न्यूटन, वो देखो ये आर जो है वो इधर चला गया और ये जो एफ़ है वो इसके नीचे आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे हमने एफ़ की वैल्यू रख दी 0.2 न्यूटन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दी कितनी, 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू रख दी 0.4, Q2 की वैल्यू रख दी 0.8। अब आप बोलोगे कि माइनस का 0.8 था, तो माइनस आप रख भी सकते हो और उसको हटा भी सकते हो, वो केवल आपको उसका वैल्यू बता रहा है कि माइनस में है। ठीक है। जो चार्ज है माइनस में, तो 0.8 और दोनों में क्या है, उसको माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदला हमने। तो 10⁻⁻6 एक में और 10⁻⁻6 दूसरे वाले में, तो कितना हो गया, 12 हो गया है। ठीक है। तो यहाँ से आर आपका इसको सॉल्व करोगे तो ये बैठेगा और फिर पॉइंट यहाँ से देखो ये 14.4 है, तो इस पॉइंट को हटाया मैंने, तो इस 10⁻³ ना उसको +4 कर 10⁻⁻4 कर दिया। अब इसके ऊपर जब इस जैसी मैं स्क्वायर लगाऊंगा, रूट लगाऊंगा, तो ये जो 10⁻4 है वो तो 10⁻2 बन जाएगा बाहर, और जो 144 है वो कितना आ जाएगा, 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। तो ये इसका आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था कि आपका एक 0.4 था और एक माइनस का 0.8 था। ठीक। तो ये तो इस पे लगा रहा था फोर्स, सॉरी क्या था वो क्वेश्चन, हाँ सेकंड वाला फर्स्ट पे लगा रहा था। ये जो इस पे फोर्स लगा रहा था वो 0.2 न्यूटन का लगा रहा था। ठीक है। तो ये जो इस पे फोर्स लगाएगा वो कितना कितना लगाएगा बताओ, है ना। ये माइनस क्या कर रहा होगा, इसको अपनी ओर खींच रहा होगा इधर की तरफ, तो ये प्लस वाला भी क्या करेगा, इसको इधर की तरफ फोर्स खींचेगा, है ना। प्लस वाला इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो क्या होगा, 0.2 न्यूटन ही रहेगा, सॉरी 0.2 ही होगा, मगर ये अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। उतना ही फोर्स लगाएगा वो, मगर ये अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है। तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे यहाँ पे एक ये डेरिवेशन रह गई, दो डेरिवेशन रह गई हमारी टोटल। एक तो ये रह गई, ठीक है, ये वाली। इसमें क्या है, ये इक्विटोरियल वाली है, क्या है, इक्विटोरियल पोजीशन पे, यानी लंबवत आपका क्या है, कोई डाइपोल है ना, उसके लंबवत किसी पॉइंट पे निकालना है आपको क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको इक्विटोरियल बोलते हैं, जिसको हिंदी में निरक्षीय स्थिति बोलते हैं। ठीक है। तो एक डेरिवेशन ये है आपकी, और एक क्वेश्चन आपका ये रह गया। ठीक है। गॉस विद्युत फ्लक्स क्या होता है, गॉस का नियम क्या होता है ना, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ क्या होता है आपका, और यहाँ पे आपको एक इनफाइनाइट प्लेन सीट के कारण क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ये है आपकी इक्विटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। ठीक है। जिसको बोलते हैं हम निरक्षीय स्थिति पे। ठीक। तो उसके लिए पहले आपको ये डायग्राम आना चाहिए बनाने, कैसे ये डायग्राम बनेगा। ठीक है। तो ये डेरिवेशन थोड़ी लॉन्ग है, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो मैं इसको यहाँ पे अलग से समझा रहा हूँ। ठीक। तो आपका क्या है, यहाँ पे एक ऐसा इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने ले रखा है, एक +Q चार्ज, और ये थोड़ा और डिस्टेंस पे ले लेता हूँ -Q चार्ज। ठीक है। अब आपको पता है इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, यानी दूरी होती है, वो 2L होती है। तो 2L को मैंने क्या कर रहा, L और L में तोड़ दिया, L और L में ब्रेक कर दिया। ठीक है। L और L में मैंने ब्रेक कर दिया इसको। अब आपको इस पॉइंट के मिड पे, किसी पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, सपोज यहाँ पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है। इस पॉइंट पे, इसको P पॉइंट ले लेंगे अभी। ठीक है। अगर आप देखो तो ये वाला पॉइंट यहाँ से, ठीक है, ये वाला पॉइंट की डिस्टेंस मैंने R ले ली यहाँ से। ठीक है। O से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस R ले ली, वैसे ही ये यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ले ली। ठीक है। अब ये बताओ, ये जो +Q होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ। E1 क्या होता है, हमेशा बाहर की तरफ होता है,
मतलब पॉजिटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बाहर की तरफ होता है, और नेगेटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कहाँ होगा, अंदर की तरफ। ऐसे इसको मैंने E2 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे ये जो E1 है और E2 है, देखो ये दोनों फोर्स ऐसे लग रहे हैं ना, तो अभी हमें अभी हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता, तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे, एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे कहीं पे। जैसे मान लो कोई इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो आप जाओगे कहाँ, बीच में ही जाओगे ना कहीं, ठीक है। तो वैसे ही हमें यहाँ पे भी इसका क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जब हम इसको सॉरी, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया था, ठीक है, वो आपका कट गया था। तो अब क्या करना है हमें, यहाँ पे इनको कंपोनेंट में तोड़ना है। तो अगर मैं एक लाइन ऐसे खींचूँ यहाँ पे, ठीक है, तो अगर आप ये देखो, अगर ये एंगल यहाँ से क्या है, थीटा बना रहा है एंगल, ये थीटा, तो ये भी थीटा एंगल बनेगा, ठीक। तो अगर मैं E1 को दो कंपोनेंट में तोड़ूंगा तो कैसे टूटेगा, आपको बताया, ये जिस साइड थीटा होता है वो आपका बनता है क्या, ये बनता है कॉस, तो ये हो जाएगा E1 कॉस थीटा, और एक दूसरा ले लेंगे E1 साइन थीटा, ठीक है, जो ऊपर की तरफ जा रहा है आपका। हो गए दो कंपोनेंट। ऐसे ही आप E2 को भी दो कंपोनेंट में तोड़ोगे, ठीक है, E2 को भी यहाँ पे दो कंपोनेंट में तोड़ोगे। जो E2 है ना आपका, ये भी दो कंपोनेंट में टूटेगा, ठीक है। तो दो कंपोनेंट में कैसे टूटेगा, आपका ये एंगल थीटा बना रहा है यहाँ से, तो अल्टरनेट एंगल से ये भी थीटा हो जाएगा, थीटा हो गया। तो E2 का भी जो ये वाला कंपोनेंट है वो थीटा है ना, तो इसका मतलब ये भी इस साइड कितना आएगा, E2 कॉस थीटा बनेगा, इसी साइड बन जाएगा, ठीक है। और जो इसका दूसरा कंपोनेंट बनेगा वो ऐसे नीचे की तरफ बनेगा, जिसको हम बोलेंगे E2 साइन थीटा, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम था जो मैंने आपको बता दिया। अब देखो तीसरी चीज़ आपका क्या होगा, ये डिस्टेंस अभी हमें पता नहीं है, ठीक है, ये डिस्टेंस जो है वो हमें अभी पता नहीं है, ठीक, ये वाली। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, देखो ये L है और ये R है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये कितना आएगा, L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। वैसे ही ये वाली डिस्टेंस भी कितनी आएगी, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। आता है ना पाइथागोरस थ्योरम लगाने, कैसे लगाओगे इसमें, ठीक है। ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, यानी कर्ण हो गया, ये आपका आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया, ठीक है। तो क्या होता है, H का स्क्वायर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना था हमारा, ये हमारा R था, तो R का स्क्वायर करेंगे। बेस कितना था हमारा L, तो L का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आई, H स्क्वायर की। तो H कितना आएगा यहाँ से, H आएगा यहाँ से R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने बहुत डीप से ये समझाया है। अब आप इसकी डेरिवेशन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थ्योरी तो मैंने वही लिखी हुई है कि एक आपका डाइपोल है, ठीक है, जिसमें R डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जिसमें ये L डिस्टेंस हो गई आपके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये APO यानी APO ये वाला ट्राइंगल, उसमें आपको AP कैसे निकालना है वो भी बता दिया, और इस वाले ट्राइंगल में ये जो BP डिस्टेंस है वो कैसे निकालना है वो भी बता दिया, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही थी आपका। अब हम निकालेंगे E1 और E2 कैसे निकालेंगे। अब आपको पता है ये प्लस Q क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा जिसकी डायरेक्शन E1 होगी ऐसे, ठीक है। और माइनस Q जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा वो कहाँ बना रहा होगा, E2 नीचे की तरफ, ठीक है। तो E1 की वैल्यू क्या होगी, E1 का फॉर्मूला यही तो होता है 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। तो अगर हम पहले E1 वाले की देखें तो R स्क्वायर, ये Q तो आपका ये Q आ गया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो वो रख दी मैंने R, है ना। R जो होता है वो क्या है, उनके बीच की डिस्टेंस होती है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये E1 हो गया। ऐसे ही आप E2 निकाल लो, E2 कौन सा वाला है ये, ठीक है। तो ये भी सेम आ जाएगा, बस वहाँ पे वो माइनस था, तो E2 इक्वल टू कितना होगा 1/4πε0 Q, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आई थी ये, वो भी कितनी थी आपकी, यही थी, ठीक है। तो अगर आप डायग्राम को देखो आपने, तो दोनों वैल्यू सेम है, ये वाली भी और ये वाली, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम है, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है दोनों की, और चार्ज भी Q और Q है दोनों पे, ठीक है। माइनस आप हटा सकते हो,
ये माइनस आप यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखा कि ये जो कंपोनेंट बना था ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, यानी E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं। सो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी ये और ये जो होगा ये हट जाएगा, इनका कुछ काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो जो मेन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो इन दोनों के कारण मिलेगा, E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो E1 है और E2 है, ये दोनों आप इक्वल नहीं लिख सकते इनको, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है। तो इसको ना मैं E लेके चलूँगा, क्या लेके चलूँगा, E, ठीक है। जहाँ पे भी E1 आएगा, जहाँ पे भी E2 होगा, वहाँ पे मैं E लिख दूँगा दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये थ्योरी लिखी हुई है कि जो E1 साइन थीटा और E2 कॉस थीटा होता है वो इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, जो दोनों हमारे E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा जो इधर की तरफ जा रहे थे ना डायग्राम में, अगर आप देखो जो दोनों इधर की तरफ जा रहे हैं, E1 कॉस थीटा E2 कॉस थीटा, इन दोनों को जोड़ के मिलेगा। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे, E1 कॉस थीटा E2 कॉस थीटा को जोड़ के लिख देंगे। अभी मैंने बताया था E1 और E2 को क्या लिख देंगे, E, तो क्या हो जाएगा ये E1 कॉस थीटा, E1 कॉस थीटा को E कॉस थीटा लिख दिया, E2 कॉस थीटा को भी E कॉस थीटा लिख दिया, तो कितना हो जाएगा 2E कॉस थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब हमें यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू रखनी है, किसकी, कॉस थीटा की वैल्यू। तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं, देखो, ठीक है। अगर मैं इस डायग्राम में देखूं तो इस थीटा की वैल्यू अगर मेरे को निकालनी होगी तो कैसे निकालूंगा, देखो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है इसका, R, और हाइपोटेनियस कितना है इसका, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है, आ गया। अब यहाँ से R कितना आएगा, R आएगा यहाँ से, चलो R तो निकालना नहीं, हमें कॉस थीटा निकालना है। तो कितना है, R अपॉन रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो यही यहाँ पे निकाला होगा, देखो कॉस थीटा इक्वल टू, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना था वहाँ पे, मैंने क्या ले लिया, परपेंडिकुलर ले लिया, सॉरी, ठीक है। तो बेस कितना है आपका L और हाइपोटेनस कितना है ये, ठीक है। तो L अपॉन ये हो जाएगा बेस, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आपका जो E t इक्वल टू हो गया 2E कॉस थीटा। तो 2E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू आपने निकाली थी वहाँ पे E1 E2 1/4 पाई एप्सिलॉन और निकाला था ना, ये जो यहाँ पे निकाला था, अगर मैं दिखाऊँ आप लोगों को, ये, ठीक है, ये, तो इन दोनों में से कोई सा भी रख सकते हैं, दोनों सेम है, ठीक है। तो ये E1 की वैल्यू हो जाएंगी जो आपने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। और कॉस थीटा की वैल्यू अभी आपने निकाली यहाँ पे, वो रख दी यहाँ पे। अब हमें इसको यहाँ पे सॉल्व करना है बस, फिर फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखो तो 2 को 2 लिखा हुआ है, ये ऐसे ही आ जाएगा, Q का Q आएगा, L का L आ जाएगा। और ये देखो ये दोनों क्या है, दोनों ही रूट में, सॉरी हाँ, ये तो स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर है तो इसका तो रूट हट जाएगा, यानी L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बचेगा ये। और जो दूसरा वाला है वो रूट में है, तो रूट है मतलब उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/2, क्या लिख दूँ, 1/2, ठीक है। तो अगर मेरे को इन दोनों को जोड़ना है तो क्या होगा, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है, तो 1 और 1/2 को जोड़ूंगा तो कितना होगा, 2 1 2 और एक 3, तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसकी पावर कितनी लिख दी यहाँ पे, सीधा 3/2 लिख दी इन दोनों की, ठीक है। और ऊपर जो 2QL था उसको P लिख देंगे, क्योंकि P का फॉर्मूला क्या होता है, Q × 2L होता है ना, तो उसको P लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, अभी P लिखेंगे नीचे, 2QL को क्या लिख देंगे, P लिख देंगे, ठीक है। बाकी एक चीज़ और है, जो यहाँ पे L है, R है ना आपका, वो बहुत बहुत बड़ा है L से, तो यहाँ से क्या करेंगे, जो इस फॉर्मूले में L है ना, इसको हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि R की वैल्यू बहुत बड़ी है और L की वैल्यू बहुत छोटी है, तो उसको उसके कंपेयर में हटा सकते हैं। तो यहाँ पे केवल बचेगा R स्क्वायर, तो R स्क्वायर लिखा और उसकी पावर 3/2 और ऊपर वाले को P लिख देंगे, ठीक है, क्या लिख देंगे, P लिख दिया है हमने। अब यहाँ पे देखो R स्क्वायर की पावर है 3/2, तो 2 से 2 काट दो तो R की पावर 3 बच जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, E कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे को P लिख दिया और नीचे क्या बचा आपका R3। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने आपको बहुत टाइम लेके इसको बताया है, ठीक है, तो इसको ज़रूर करना, तो इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है और एग्ज़ाम में आती है, ठीक है।
तो इसको ऐसा मत समझना ये नहीं आएगी, तो ये 100% ये है कि आती है आपकी, ठीक है। ये और एक्सेल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था हमारा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन बतानी थी, गॉस लॉ की डेफिनेशन बतानी थी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी एरिया, कोई एरिया है उससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके अंदर से गुजर रही हैं, उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स। तो जिसका फॉर्मूला φ=EA cos थीटा होता है, ठीक है। तो इतना आप याद रख लोगे। नेक्स्ट जो डेरिवेशन है हमारी, जो आ रखी है क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन सीट, यानी जो आपकी अनंत समतल एक सीट है उसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो आपको निकालना है। और किसकी हेल्प से निकालना है? गॉस थ्योरम की हेल्प से, ठीक है। तो ये डेरिवेशन में देखो, जो हिंदी मीडियम वाले वो इसको वैसे ही कर लेना, क्योंकि इसमें ज़्यादा हिंदी इंग्लिश यूज़ होगी नहीं, डेरिवेशन है तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक आपको सीट लेनी है, सीट आपने सपोज ऐसे लिए, ठीक है, जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। तो मैं इसको अच्छे से बना लेता हूँ यहाँ पे, मतलब इसकी एक यहाँ पे बना लेता हूँ मैं। मान लो ऐसे आपने एक सीट ली है और इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है तो इसको ऐसे ऐसे बना लेना, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस प्लस इस तरीके से इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज है इसके पास, तो यहाँ से क्या हो रही होंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही होंगी। क्या निकल रही होंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही होंगी इससे, ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले आपको पता है गॉस थ्योरम में क्या बनाते हैं? गोसाइन सरफेस नहीं बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गोसाइन सरफेस बनाते हैं। तो अगर हम इस चार्ज को, अगर हमें यहाँ पे क्लोज करना होगा, क्या करना होगा? क्लोज करना होगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक गोसाइन सरफेस बनाएंगे। तो गोसाइन सरफेस किस तरीके से बनाएंगे कि यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनेगा ये, सॉरी क्या बनेगा? सिलेंड्रिकल शेप में बनेगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। ये है गोसाइन सरफेस, ठीक है। क्या है? गोसाइन सरफेस, जिसको गोसाइन पृष्ठ बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और इस ये जो आपने प्लेट ली ना जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका घनत्व यानी जो डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो सिग्मा है इसकी, ठीक है। अब ये जो प्लस प्लेट है, इसके कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ की तरफ जा रहा होगा? बाहर की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे जो जा रहा होगा वो बाहर की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। इसको आप E1 ले सकते हो, इसको आप E2 ले सकते हो। ऐसी एक सरफेस होगी ऊपर वाली, इसके ऊपर से भी जा रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक मैंने यहाँ पे बना लिया, सॉरी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक मिनट है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगा? सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे भी ऐसे ही जाएगा इधर की तरफ, ठीक है, E3, ठीक है। तो E1 E2 E3 यहाँ पे होगा, यानी ऊपर वाली सरफेस में दे रहा हूँ मैं। और यहाँ पे जो हमारा एरिया वेक्टर होगा वो कहाँ की तरफ होगा? एरिया वेक्टर आपको पता है हमेशा परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होता है। क्या होता है? बाहर की तरफ। तो जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे बाहर की तरफ होगा, जिसको मैंने मान लो यहाँ पे एक छोटा सा लिया, पहले क्या लिया है? छोटा सा एरिया वेक्टर लिया मैंने, ठीक है। तो इसको मैं नाम दे दिया DS1। क्या दे दिया? DS1। ऐसे यहाँ पे जो छोटा सा एक एरिया वेक्टर लिया मैंने DS2, और ये वाले को जो मैंने लिख दिया DS3, ठीक है। तो इतना हो गया इसका। ये जो सरफेसेस है इनका एरिया A ले लिया, यहाँ भी A ले लिया एरिया, ठीक है। ये मैंने डायग्राम में बनाया था आपका, और ये आपकी प्लेन सीट है, ठीक है। तो डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? तो जो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसके लिए हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे कि यहाँ से कितना फ्लक्स पास होगा, यहाँ से कितना फ्लक्स पास होगा, और जो इसकी ऊपर वाली सरफेस है इससे कितना फ्लक्स पास होगा, ठीक है। यानी मेरे को यहाँ पे φ1 निकालना है, एक मेरे को φ2 निकालना है, और एक मेरे को φ3 निकालना है। और तीनों को मैं ऐड कर दूंगा, फिर क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो φ1 φ2 φ3 इस तरीके से आपको निकालना है, ठीक है।
तो पहली सरफेस से निकालते हैं कितना फ्लक्स जो होगा पास होगा, पास मतलब कितना फ्लक्स उसके अंदर से गुजरेगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला ये होता है ई डॉट डी एस। तो DS1 ले रखा है मैंने वहाँ पे, है ना। पहला वाला जो ले रखा था मैंने, क्या ले रखा था, ऐसा था ना। तो इस वाले में मैंने ले रखा था DS1, ठीक है। और इधर वाला मैंने लिया था DS2, ठीक है। तो DS1 और यहाँ से आप डॉट हटाओगे तो फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखो, अपने डायग्राम में देखो, यहाँ पे E और DS इसके बीच में कितना एंगल बन रहा है, थीटा। तो यहाँ पे 0 बनेगा, ठीक है, क्योंकि देखो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना ऐसे, तो उनके बीच में थीटा एंगल बन क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे भी E और DS के बीच में थीटा एंगल कितना होगा, 0। यहाँ पे देखो ये E इधर की तरफ आ रहा है ना, प्लेन सीट प्लस के कारण इधर की तरफ बनेगा, और DS इधर ऊपर की तरफ है, तो इनके बीच में यहाँ पे थीटा 90 है। कितना है, 90 है, ठीक है। यहाँ पे देखो तीसरे वाले में दिक्कत होगी आपको समझने में, क्योंकि प्लस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो यहाँ जा रहा है, और यहाँ पे जो इस ऊपर वाली सरफेस है उसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, 90 बनेगा, ठीक है। तो 2 में 0 बनेगा, 1 में 90 बनेगा। तो जब हम φ1 निकालेंगे तो EDS cos थीटा लेंगे तो 0 लेंगे, तो केवल क्या आएगा EDS1, और E तो बाहर आ जाएगा। DS का आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपने देखा है कि जो आपने ये एरिया ले रखा है उस जो ये सतह ले रखी है उसका एरिया A ले रखा है। तो जब आप सारे DS को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, हमें A मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही आप φ2 का भी करोगे, φ2 में भी सेम फार्मूला लगाओगे और थीटा की जगह 0 रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने एरिया A ले रखा है, तो ये भी कितना आएगा, जब E तो बाहर चला जाएगा, DS2 का करोगे तो EA बच जाएगा, ठीक है। तो ये यानी φ1 और φ2 में कितना आया हमारा, EA। और हम निकालेंगे φ3 में आपका कितना एंगल बन रहा था, 90 बन रहा था। तो हमने क्या करा, वहाँ पे थीटा की जगह 90 रख दिया, φ3 जब हमने लगाया, ठीक है। तो sin 90 कितना होता है, 0, तो φ3 हो गया 0। तो अगर मैं टोटल सबको जोड़ूँ φ1 φ2 φ3, तो φ1 की वैल्यू E1, φ2 की वैल्यू E1 और φ3 की वैल्यू 0। तो E1 कितना हो गया, 2E1। तो ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। उसके बाद आप लगाना है यहाँ पे गॉस की थ्योरम। गॉस की थ्योरम क्या होती है, φ = Q/ε0, ठीक है। ये आपकी गॉस की थ्योरम होती है। और जो अभी हमने फाई निकाला वो हमारा आया 2EA, ठीक है। अगर मैं दोनों समीकरण को इक्वल रखूं तो क्या आएगा मेरा यहाँ से। और अभी हमने देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी ली थी सिग्मा की वैल्यू कितनी है, सिग्मा का फॉर्मूला होता है Q/A, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ से Q की वैल्यू निकाल दी। Q बराबर क्या होता है, सिग्मा इंटू A, क्या होगा, सिग्मा इंटू A। तो हमने क्या करा, पहले क्या करा, इन दोनों को इक्वल रखा। किस को, ये जो दोनों फ्लक्स आए, ये वाला फ्लक्स और ये वाला फ्लक्स, तो रखा मैंने इन दोनों को इक्वल। यहाँ पे देखो इक्वल रख दिया। फिर मैंने क्या करा, इस Q की वैल्यू रख दी यहाँ पे, कितना, सिग्मा है, तो रखा मैंने यहाँ पे सिग्मा है, देखो, ठीक है। यहाँ तक तो आपको दिख गया होगा, सिग्मा ये रखा है। तो यहाँ से देखो A से A कट जाएगा, तो यहाँ से E की वैल्यू कितनी आएगी, E = कितना आएगा, देखो इधर है सिग्मा ε0, ठीक है। और 2 यहाँ पे था इसके साथ, तो इस 2 को हटा के मैं कहाँ ले गया, यहाँ ले गया, इसके डिवाइडर। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया प्लेन सीट के कारण। तो इतना आपको इस डेरिवेशन में करना है, ठीक है, ठीक। तो इसके बाद इसमें वैसे एक गॉस थ्योरम रह गई थी, गॉस थ्योरम आपको मैं बताना भूल गया था, ठीक है। तो गॉस जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या है ना, कि अगर कोई सरफेस है, क्लोज सरफेस है, ठीक है, और उसके अंदर कुछ चार्ज रखा हुआ है, तो इस क्लोज सरफेस से पार होने वाला जो फ्लक्स होगा, इस सरफेस से जो पार होने वाला जो ये फ्लक्स होगा, है ना, जैसे इस स्फेरिकल सरफेस है, तो इससे जो बाहर निकलने वाला जो फ्लक्स होगा फाई, वो कितना होगा, जितना उसके अंदर चार्ज होगा Q in, ठीक है, वो कितना होगा, 1/ε0 के इक्वल होगा, 1/ε0 के इक्वल होगा, ठीक है। यानी परमिटिविटी, ε0 का मतलब क्या है, परमिटिविटी, ठीक है। तो उसके 1/ε0 के इक्वल होता है। तो ये याद रखना, यहाँ पे क्लोज सरफेस की बात होती है, ठीक है। तो क्लोज सरफेस के अंदर अगर आपका कोई चार्ज है तो उससे पार होने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, Q/ε0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये गॉस थ्योरम है। तो इतना ही इस डेरिवेशन, इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनके अंदर था। तो यहाँ तक आपके जो फर्स्ट चैप्टर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो इतने ही थे आपके, ठीक है।
तो फर्स्ट चैप्टर के हो गए, अब आपके सेकंड चैप्टर रह गया है, ठीक है। तो उसके भी मैं जल्दी उसकी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो पहले आप मेरे को ये ज़रूर कंफर्म कर देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो कंफर्म कैसे करोगे आप लोग, कमेंट करना, ठीक है। कमेंट में आप जो जो आपके सजेशन होंगे वो लिख देना कि आप कोई वीडियो समझ में आई है या नहीं आई है, ऐसे समझाना है या नहीं समझाना है, तो कैसे आपको वीडियो चाहिए उस तरीके से मेरे को बता देना, ठीक है। तो फिर मैं कंटिन्यू करूँगा आगे, क्योंकि आपके जो कमेंट होंगे उसी से मेरे को पता लगेगा कि किस तरीके से आप बच्चों को ये इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, उनको ये वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप कमेंट ज़रूर करना ये वीडियो देखने के बाद, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।